गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम कॉर्पोरेट दुनिया के एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे। थोड़ा, काफी भारी लगता है। हाँ, सही कहा। शब्द है भूमिका दक्षता या रोल एफिशिएंसी। पर ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये असल में हमारे काम करने के तरीके की बुनियाद है। बिल्कुल। आज की हमारी जो गहरी बातचीत है उसका आधार है दी आर्किटेक्चर ऑफ रोल एफिशिएंसी नाम का एक टेक्स्ट। हम इसी से कुछ जरूरी बातें निकालने वाले हैं। और हमारा मकसद आज साफ है, ये समझना कि भूमिका दक्षता का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ अपने काम में अच्छा होने से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे के तत्व क्या हैं और ये किसी के करियर और कंपनी दोनों के लिए इतने जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले अगर किसी को सरल भाषा में समझाना हो तो ये भूमिका दक्षता है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ बहुत मेहनत करना है या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे हार्डवर्क से जोड़ते हैं। हाँ। पर इसका सबसे सरल मतलब है सही काम को सही तरीके से करना। अच्छा। कई लोग सोचते हैं कि दिन में 12 घंटे काम करना ही दक्षता है, लेकिन असल दक्षता ये है कि आप 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर लें। ये मेहनत का नहीं, स्मार्टनेस का खेल है। वाह, मतलब दक्षता आपकी घड़ी पर नहीं आपके नतीजों में दिखती है। बिल्कुल, क्या खूब कहा। और यही बात स्रोत में दी गई औपचारिक परिभाषा से भी जुड़ती है। हाँ, उसमें कहा गया है कि यह वह डिग्री है जिससे कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अपनी भूमिका की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाता है। मुझे इसमें संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग वाला हिस्सा बहुत काम का लगा। हाँ, क्योंकि संसाधन सिर्फ पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं है। आपका समय आपका सबसे बड़ा संसाधन है। सही बात है। आपकी एनर्जी एक संसाधन है, आपकी टीम एक संसाधन है। दक्षता का मतलब ये कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना। काम तो कोई भी पूरा कर सकता है, पर क्या आप उसे स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं? असली सवाल यह है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत है। अब यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत इस पूरी अवधारणा को, इस स्मार्टनेस को 4 मजबूत स्तंभों में तोड़ता है। 4 पिलर्स। हाँ, जैसे किसी इमारत के 4 कोने होते हैं वैसे ही। तो पहला स्तंभ है भूमिका स्पष्टता, रोल क्लैरिटी। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है कि आपको पता हो आपका काम क्या है, पर क्या ये सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेने तक ही सीमित है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए, एक मार्केटिंग मैनेजर को कहा गया है ब्रांड की मौजूदगी बढ़ाओ। बहुत अस्पष्ट है। हाँ, वो क्या करें? होर्डिंग लगाए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। लेकिन अगर उसी मैनेजर को कहा जाए कि अगले 6 महीनों में इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलोअर्स 20% बढ़ाने हैं, तो अब उसके पास एक लक्ष्य है। एग्जैक्टली। अब उसके पास पूरी स्पष्टता है। अब वो फैसले ले सकता है।
स्पष्टता का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि इसमें ये भी शामिल है कि आपका काम बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। जब आपको अपना क्यों पता होता है तो क्या करना है ये ज्यादा आसान हो जाता है। यही चीज वो टीमों के बीच टकराव से भी बचाती है। अच्छा। जब हर किसी को पता होता है कि उसकी और उसके साथी की जिम्मेदारी क्या है, तो काम अटकता नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो स्पष्टता वो नक्शा है जो बताता है कि जाना कहाँ है, लेकिन सिर्फ नक्शा होना ही तो काफी नहीं, ऐसा ही कहा ना? अगर आपको पता है कि आपको एक शानदार ऐप बनाना है पर आपको कोडिंग ही नहीं आती, तो वो स्पष्टता किस काम की? और यहीं पर दूसरा स्तंभ यानी सक्षमता, कॉम्पिटेंस आता है। बिल्कुल। सक्षमता का मतलब है उस काम को करने के लिए जरूरी ज्ञान, हुनर, स्किल्स का होना। लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो क्या? सक्षमता कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक बहती हुई नदी की तरह है। आज जो हुनर आपके काम का है, हो सकता है 2 साल बाद उसकी कोई जरूरत ही ना रहे। इसका कोई ताजा उदाहरण दे सकती हैं? जैसे एआई का आजकल बहुत जिक्र है। अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज एआई टूल्स के बारे में सोचिए। एक ग्राफिक डिजाइनर जो सालों से फोटोशॉप में माहिर था, उसकी सक्षमता लाजवाब थी। हाँ, थी। लेकिन आज अगर वो मिडजर्नी जैसे एआई इमेज जनरेटर चलाना नहीं सीखता, तो उसकी सक्षमता धीरे धीरे पुरानी पड़ जाएगी। उसे खुद को अपडेट करना ही होगा। तो इसका मतलब सक्षमता दीवार पर लगी डिग्री से कम और रोज कुछ नया सीखने की आदत से ज्यादा जुड़ी हुई है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे मानवीय स्तंभ आता है, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। ये वो चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है। प्रतिबद्धता मतलब काम के प्रति आपका समर्पण, आपका नजरिया और काम करने की आपकी अंदरूनी इच्छा। किसी के पास पूरी स्पष्टता हो सकती है, बेहतरीन सक्षमता भी हो सकती है, लेकिन अगर वो अंदर वो आग ही नहीं है तो नतीजे हमेशा औसत ही रहेंगे। ये तो सिर्फ 9 से 5 की नौकरी करने और अपनी भूमिका को सच में जीने के बीच का फर्क है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या प्रतिबद्धता हमेशा व्यक्ति के हाथ में होती है? मान लीजिए कोई बहुत कमिटेड है, लेकिन उसका वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, मैनेजर सपोर्टिव नहीं है, तो? ये एक बेहद जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ऐसा माहौल सबसे प्रतिबद्ध कर्मचारी की भी इच्छा शक्ति को खत्म कर सकता है। प्रतिबद्धता दो तरफा रास्ता है। मतलब व्यक्ति और संगठन दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ। व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति होती है, लेकिन संगठन का माहौल उस इच्छा शक्ति को या तो बढ़ावा देता है या उसे दबा देता है। और यहीं पर वो बाहरी कारक आते हैं जिनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है। तो ये एक साझा जिम्मेदारी है। अब आते हैं चौथे और आखिरी स्तंभ पर, जो आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी। और आज के दौर में ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं है, ये शायद वो गोंद है जो बाकी तीनों स्तंभों को जोड़े रखता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आपकी भूमिका की परिभाषा बदल सकती है, जिससे आपकी स्पष्टता को अपडेट करना पड़ेगा। बाजार में नई तकनीक आ सकती है, जिससे आपकी सक्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी की दिशा बदल सकती है, जिससे आपकी प्रतिबद्धता को एक नए लक्ष्य के साथ जोड़ना पड़ेगा। सही बात है। ये सब तभी मुमकिन है जब आप अनुकूलनशील हों। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आज के दौर में एक व्यक्ति जो बहुत सक्षम है लेकिन अनुकूलनशील नहीं है, वो असल में अक्षम होने की राह पर है? बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, अनुकूलनशीलता ही आपकी सक्षमता का फ्यूचर प्रूफ बीमा है। जो लोग बदलाव से चिढ़ते हैं या कहते हैं हम तो ऐसी काम करते आए हैं, हाँ, ये सुनने को बहुत मिलता है। वो लोग अपनी भूमिका दक्षता को समय के साथ कम करते जाते हैं। जबकि जो लोग बदलाव को एक मौके की तरह देखते हैं, वो हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसमें एक तरह का विरोधाभास भी है। एक तरफ हम भूमिका स्पष्टता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनुकूलनशीलता है जो कहती है कि उस परिभाषा को बदलने के लिए तैयार रहो। यही तो आज के लीडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संतुलन बनाने का तरीका है क्यों को स्थिर रखना और कैसे को लचीला बनाना। समझाइए जरा। कंपनी का मिशन, उसके मूल्य, ये क्यों है, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन उस मिशन तक पहुंचने का तरीका यानी कैसे, वो बदल सकता है। ठीक है। एक अच्छी लीडरशिप टीम को बताती है कि हमारी मंजिल क्या है, ये हुई स्पष्टता। लेकिन उन्हें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खोजने की आजादी देती है, ये हुई अनुकूलनशीलता। वाह, तो ये है वो 4 स्तंभ, भूमिका की स्पष्टता, सक्षमता, प्रतिबद्धता और अनुकूलनशीलता। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर,
तो इस सब का मतलब क्या है? किसी को इन 4 तत्वों की इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका फायदा दोनों के लिए है। व्यक्ति के नजरिए से देखें तो जब ये चारों चीजें सही जगह पर होती हैं तो काम का तनाव कम होता है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, आपको पता होता है कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। आप अपने काम में बेहतर महसूस करते हैं, जिससे आपको नौकरी से संतुष्टि मिलती है और करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। और संगठन के लिए? संगठन के लिए ये सीधे सीधे नतीजों में दिखता है। जब ज्यादातर कर्मचारी भूमिका दक्ष होते हैं तो पूरी टीम की उत्पादकता बढ़ जाती है, लक्ष्य समय पर पूरे होते हैं, गलतियां कम होती हैं और सबसे बड़ी बात, अच्छे लोग कंपनी छोड़कर नहीं जाते। क्योंकि उन्हें अपने काम में मजा आ रहा होता है। बिल्कुल, ये एक जीत जीत की स्थिति है। और ये हमें वापस उसी मुद्दे पर ले आता है जो हमने पहले उठाया था। ये सब सिर्फ कर्मचारी पर निर्भर नहीं करता। स्रोत भी साफ कहता है कि कुछ बाहरी कारक हैं जो इस पूरी इमारत को या तो सहारा दे सकते हैं या गिरा सकते हैं। बिल्कुल, इसे बागबानी की तरह समझिए। एक व्यक्ति एक बीज की तरह है। हो सकता है वो दुनिया का सबसे अच्छा बीज हो, मतलब सक्षम और प्रतिबद्ध। हाँ, लेकिन अगर जमीन यानी कार्य का वातावरण बंजर है, पानी यानी प्रशिक्षण नहीं मिल रहा और धूप यानी नेतृत्व प्रेरणा नहीं है, तो वो बीज कभी पौधा नहीं बन पाएगा। तो ये बाहरी कारक कौन कौन से हैं? स्रोत मुख्य रूप से 4 की बात करता है। पहला, प्रशिक्षण और विकास। दूसरा, प्रेरणा का स्तर, मतलब क्या अच्छे काम को सराहा जाता है। तीसरा, कार्य का वातावरण। और चौथा, नेतृत्व और पर्यवेक्षण। ये चारों चीजें संगठन की जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर ये एक साझेदारी है। 4 स्तंभ व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं और ये बाहरी कारक संगठन की। कोई भी संगठन सिर्फ ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे बेहतरीन कर्मचारी मिल जाएंगे। उसे एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां बेहतरीन कर्मचारी पनप सकें। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत से ये साफ है कि भूमिका दक्षता सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने या व्यस्त दिखने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रभावी होने, स्मार्ट तरीके से नतीजे लाने के बारे में है। और ये प्रभावशीलता 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। भूमिका की स्पष्टता, सक्षमता, प्रतिबद्धता और अनुकूलनशीलता। और ये भी याद रखना जरूरी है कि एक 2 तरफा प्रक्रिया है। व्यक्ति और संगठन दोनों को अपनी अपनी भूमिका निभानी होती है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक आखिरी ख्याल आ रहा है। बताइए। हमने जो भी बात की वो संगठनात्मक भूमिकाओं यानी ऑफिस की दुनिया पर केंद्रित थी, लेकिन उन भूमिकाओं के बारे में सोचिए जो हम सब काम के बाहर अब अपनी जिंदगी में निभाते हैं। एक माता पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में। बहुत दिलचस्प। अगर इन्हीं 4 स्तंभों को, स्पष्टता, सक्षमता, प्रतिबद्धता और अनुकूलनशीलता को उन व्यक्तिगत भूमिकाओं पर लागू किया जाए तो ये उन भूमिकाओं में मिलने वाली हमारी प्रभावशीलता और संतुष्टि को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।